हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ यानी कि सिंपल अर्थमेटिक, जो आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्ज़ाम पेपर में आए हुए थे क्वेश्चन, उसके बारे में। तो आज का ये जो पेपर है, इसमें हम बात करेंगे 27 सितंबर 2027 के 9 AM के पेपर के बारे में। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो में हम 28 सितंबर की देख चुके हैं और 27 सितंबर का 3 PM का पेपर भी देख चुके हैं। हम प्रीवियस 3 पेपर डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ग्रुप पड़ा है एमपी पुलिस कांस्टेबल मैथ एप्टीट्यूड करके, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज की इस क्लास में हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर है कि इन अ सर्किल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS हैज PQ पैरेलल टू RS एंड एंगल SPQ इक्वल 83 डिग्री, देन एंगल Q विल बी। उसने बोला है कि एक वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका नाम PQRS है, जहाँ पर PQRS के समानांतर है। ठीक है, ये जो है इसके पैरेलल है। ठीक, तथा एंगल SPQ ये वाला जो एंगल है ये 83 डिग्री का है। तो एंगल Q की आप वैल्यू बताइए। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखिए, आपको पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। किसी भी जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके सभी एंगल का सम क्या होता है, चतुर्भुज का 360 डिग्री। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब ये हुआ एक सर्किल के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक आइडेंटिटीज यूज होती है कि दी सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ लाइन ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, किसी भी लाइन की जो भी दो एंगल हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या लिख लें हम, एंगल P प्लस एंगल Q। ठीक है, ये लाइन हम ले रहे हैं PQ क्योंकि P हमारे पास है और Q हमें बताना है। तो हमें पता है कि सभी एंगल का सम 360 होता है। और जो एक ही लाइन पर बने जो दो एंगल है, ठीक है, PQ लाइन पर कौन से एंगल बने हैं, एंगल RQP एंड SPQ। तो इन दोनों का सम कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू है 83 डिग्री प्लस एंगल Q की वैल्यू कितनी है हमारी, एंगल Q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इक्वल में क्या है, 180 डिग्री है। सिंपली यहाँ पे एंगल Q ही रहेगा। यहाँ पर 180 डिग्री में से हम 83 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 83 डिग्री को, तो एंगल Q की जो वैल्यू है ये निकल आएगी। तो ये कितनी आएगी हमारी, 97 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हमारे पास आंसर है 97 डिग्री। तो इस टाइप से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर एस आर फाइंड करना होता, एस आर, तब भी हम कर लेते। ठीक है, एस पी करना होता क्योंकि इस लाइन के ये दो एंगल होते, तो सभी दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। बात करेंगे आगे हम सिंपलीफाई में, सरल करें। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सरल बनाने, मतलब कि इसमें जो भी नंबर कट रहे हों आपस में ऊपर नीचे वो हम काट देंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए की पावर -5। जब भी पावर में, जैसे आपके पास ए की पावर -2 लिखा है, इसका मतलब होगा 1/a²। ठीक है, माइनस में अगर पावर है तो फिर नीचे उस डिजिट को हम क्या करते हैं, 1 के अपॉन में लिखकर माइनस का साइन हटा देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1/a⁵ और यहाँ पर जो है पहले से लिखा हुआ है a⁻10, तो इंटू में क्या है, a⁻10 है, फिर b⁻5 है, फिर c का स्क्वायर है, और फिर इंटू में क्या लिखा हुआ है, a⁻6 और इंटू में लिखा हुआ है b का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब सारी पॉजिटिव में वैल्यू आ गई रेशियो में। अब हम फिर यहाँ पर इक्वल कर लेंगे, तो 1/, में हम करेंगे, हम क्या करेंगे, सारी पहले ए वाले देख लेते हैं हम टर्म। ये भी मल्टीपल में है, ये भी मल्टीपल में है। तो ए की पावर में आपको पता है कि जब पावर बेस सेम हो, और जैसे पावर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, बेस सेम हो तो जो पावर होती है उनका क्या हो जाता है, एडिशन। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 + 3 हो गया। इसी टाइप से यहाँ ए की पावर 5 है तो हमने 5 लिखा। फिर प्लस में ए की पावर 10 है, यहाँ पर बेस क्योंकि सेम है तो बेस वाले सेम। अब ए की पावर यहाँ पर 6 है तो प्लस में ए की पावर 6 लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे बी की पावर के लिए ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ बी की पावर क्या है, 5 है, और यहाँ बी की पावर 3 है, तो बी की पावर 5 प्लस बी की पावर 3, और सी के लिए टर्म सिर्फ c² है। ठीक है, तो ये 1/, इतना आ गया। फिर अपॉन में लिखेंगे 1/a की पावर कितना हुआ, यहाँ पर a की पावर 21 हो गया एडिशन, और यहाँ पर क्या हो गया, b की पावर 5 3 8 हो गया,
और यहाँ पे c का स्क्वायर हो गया। अब ये रेशियो में है तो इतना हमारा यही रिजल्टेंट आया, लेकिन इसमें आप देखेंगे ऑप्शन में सब नेगेटिव में है और ऊपर है, मतलब रेशियो में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इनको ऊपर ले जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर सपोज कि x की पावर -3 लिखा है तो इसको 1/-3 लिख सकते हैं x की पावर। इसी तरीके से अगर 1/x की पावर -3 लिखा है तो उल्टा भी सोच सकते हैं, तो x की पावर -3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। a की पावर 21 है, ऊपर ले गए तो -21 हो जाएगा। b की पावर 8 है, ऊपर ले गए -8 हो गया। c की पावर 2 है या c स्क्वायर है तो माइनस स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया। तो a की पावर -21, b की पावर -8, c की पावर -2। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप से हमें इसको करना था। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर कि द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, इट्स पेरीमीटर विल बी। तो आपको पता है एक ट्राइंगल है, उसकी 3 भुजाएं दी हुई हैं। सपोज ये a है, ये b है, ये c है, ये तीनों की मेजरमेंट दी हुई है। अब वो पूछ रहा है कि पेरीमीटर क्या होगा। तो आपको पता है ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, a + b + c, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 3 साइड्स होती हैं तो a + b + c हमने माना, बस सबको ऐड करना है। तो सपोज a है हमारी पहली वाली, b है दूसरी वाली, c है तीसरी वाली, सबको अब हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर है x² - 4xy प्लस में 7, उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे, फिर 4x² सेकेंड वाली लिखेंगे, 5xy लिखेंगे, प्लस में 3 लिखेंगे। उसके बाद थर्ड वाली है यहाँ पर प्लस में 8 - 3x² प्लस में 5xy। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर ही उसने पूछा है कि कितना होगा। अब हम देख लेते हैं x वाले टर्म, ये x² में है, ये x² में है और ये x² में। तो ये 4x² प्लस में है, ये 1 का x² प्लस में है, ये हो गया 5x²। और ये है हमारा माइनस में 3x²। तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अब -4xy है, 5xy है प्लस में, और ये 5xy है प्लस में। तो प्लस प्लस वाला पहले ये लिख लो आप 4xy, फिर लिख लो प्लस में 10xy। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें यहाँ पर, अब हम देख लें नंबर के। तो ये 7 है, ये 8 है और ये भी 8 है प्लस में। तो ये सब हम जोड़ लें तो 7 3 10, 10 + 8 18 हो गया प्लस में, बस। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये 5x² है, माइनस में 3x² सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 2x², ये प्लस का 4 है, xy हुई माइनस का 4xy है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो बचा प्लस का 6xy और ये बचा प्लस का 18। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। क्योंकि अब ये और जो है डिवाइड या सब्ट्रैक्ट एडिशन इसमें अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो 2x² + 6xy + 18, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। इस टाइप से इसको करना था। बात करेंगे आगे 4th नंबर की। इन अ गिवन फिगर BE, ये जो लाइन है BE ये पैरेलल है DF के और एक एंगल है AOB, ये वाला एंगल। ठीक है, AOB, ये जो एंगल है ये 110 डिग्री है। देन एंगल OCF इक्वल, तो OCF जो है इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, अब हम क्या करें, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये जेड बना रहा है, ये यहाँ पर हमारा क्या बना रहा है, जेड। तो ये जो एंगल बनेगा ये इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये जो जेड एंगल बनाती है एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से हमें इन्हें बनाना है। अब क्या करें हम, ये तो इसकी वैल्यू तो हमें पता भी नहीं है ये, लेकिन इसकी पता है। और हमें पता है कि जब 2 पैरेलल लाइन हो और एक लाइन उसको कट कर रही हो, तो ये जो लाइन है इसकी जो ये 2 एंगल है, ये क्या बना रहा है, इस टाइप से एंगल बना रहा है ये, और ये लाइन इसको काट रही है। तो ये अगर 110 है और ये पूरा कितना होता है, एक लाइन पर बना पूरा जो हाफ एंगल होता है वो कितना होता है, 180। तो क्या करें हम, ये एंगल कितना होगा, तो ये पूरा होता है 180 और ये है 110। तो 180 में से 110 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो एंगल है हमारे पास BOC निकल आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर आ गया ये 0 और 8 में से बन गया 7, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 70 आ गया। 70 डिग्री रहेगा ये एंगल, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, 70 डिग्री एंगल OCF हमें फाइंड करना था। तो एंगल OCF इक्वल क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर ही हमारा राइट आंसर है यहाँ। ठीक है, कुछ नहीं आपको करना है, बस आपको ये देखना है कि ये जो लाइन है इस पे जो सेमी सर्किल बनेगा किसी एक पॉइंट पर वो पूरा 180 होगा। तो ये अगर 110 है तो ये कितना होगा, 70, तो टोटल हो गया 180।
और फिर ये जो एंगल है ये क्या बना रहा है, ये जेड बना रहा है, तो ये अगर 70 है तो ये भी क्या होगा, 70 होगा। बस, तो 70 आ गया हमारा आंसर। बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की। द क्वोटिएंट व्हेन 6y³ प्लस 6y माइनस 12 इज डिवाइडेड बाय -1। तो हमें क्या निकालना है, क्वोटिएंट निकालना है। तो फिर हम डिवीजन मेथड का ही यूज़ करेंगे। 6y³ है यहाँ पर, प्लस में 6y है और माइनस में 12 है, और जो हमारा डिविडेंड है ये क्या है, y-1 है। अब सिंपली यहाँ पर 6 लिखना पड़ेगा क्योंकि इसे हमें फर्स्ट टर्म को इक्वल बनाना है इसे, तो 6y² लिखेंगे क्योंकि y का मल्टीप्लाई इस y का मल्टीप्लाई 6y² में करेंगे तो 6y³ आ जाएगा। अब -1 का भी इसमें करना पड़ेगा तो क्या आएगा, -6y² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज होंगे, ये माइनस का है, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6y²। ये इससे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये y² में, ये y में है, तो प्लस में 6y लिख देंगे और प्लस में क्या बचा है 12। ये जो फैक्टर इतना हम यहाँ नोट कर देंगे। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर 6y² है तो फिर से प्लस में 6 लिखना है और y, क्योंकि y पहले से, तो 6y² यहाँ पर हो जाएगा। फिर -1 का मल्टीप्लाई 6y में करिए तो प्लस लगाइए और माइनस यहाँ आएगा साइन, क्योंकि ये -1 है। अब साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये भी प्लस में है, हो गया, क्योंकि माइनस साइन था यहाँ और ये प्लस में हो गया, ये भी प्लस में, तो यहाँ आ गया 12y और प्लस में क्या बचा है, अभी यहाँ 12 बचा है, +12। अब हम क्या करें, +12 में करें, तो y का करें +12 में तो +12y आ गया, और -1 का करें 12 में तो क्या हो गया, -12 हो गया। अब बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस होगा ये प्लस होगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकंड, ये शुरुआत में -12 था, एक सेकंड, ये शुरुआत में -12 था, एक सेकेंड, ये देखिए, ये यहाँ पे शुरुआत में -12 था तो यहाँ भी ये -12 रहेगा और यहाँ भी -12। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कौन सा नंबर ले, हमें तो यहाँ पर +y ही चाहिए, तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे। तो y का +12 में किया तो +12y आ गया, और -1 का +12 में किया तो -12 आ गया। अब ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 12y से 12y कैंसिल होगा तो 0 आ जाएगा, और ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गए, तो ये भी क्या आ जाएंगे, 0। तो हमारा जो यहाँ पर क्या बचा है क्वोटिएंट, वो क्या बचा है, 6y² प्लस 6y प्लस 12, तो 6y² प्लस 6y प्लस 12, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसका जो है क्वोटिएंट निकाल सकते हैं। और एक और ट्रिक है, अगर आपको ऐसे नहीं आता है ये मेथड, तो आप क्या करें, बाय ऑप्शन कर लें कि y-1 का मल्टीप्लाई इन सभी में करके देखें, यहाँ पर y-1 करके देखें, अगर आपका ये आ जाता है फैक्टर, ठीक है, जो आपका डिविडेंड है ये आ जाता है अगर, तो फिर आपका ऑप्शन ये सही है। ठीक है, सॉरी, ये डिवाइज़र आपका आ जाता है, जो भाज्य होता है, अगर भाज्य आपका आ जाता है तो आपका जो ऑप्शन है, अगर ये आ रहा है तो यही ऑप्शन हो जाएगा, अगर इससे नहीं आ रहा है तो फिर दूसरे से मैच करिए, दूसरे से भी नहीं आ रहा है तो तीसरे से कर लीजिए, और तीसरे से भी नहीं आ रहा है तो फिर आप चौथे से करिए। तो यहाँ पर आपको 4 बार करना होगा, या फिर आप ये मेथड यूज़ कर लें सबसे अच्छी, क्योंकि इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप देखेंगे इतना आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको जो सुटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर पहले आप क्या करें कि 6y² का y-1 में करें, फिर -7 का y-1 में करें, तो आपको 4 फैक्टर आ जाएंगे, फिर आपको उनको सॉल्व करना है। तो इस टाइप से अगर आंसर आ रहा है तो ये आपका राइट आंसर है। बाय ऑप्शन भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली जिससे आपको डिवाइड करना है उसको आप इस नंबर को, जो आपका भाज्य आपका डिवाइज़र है, उसको डिवाइड कर दें डिविडेंड से। ठीक है, या किससे, भाजक से, तो आपका जो भागफल है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। बात करेंगे आगे हम 6th नंबर क्वेश्चन की। A man is 26 years older than his son. In 3 years, his age will be twice the age of his son. The present age of the father is. एक आदमी अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, 3 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु है। सिंपली इसमें आपको क्या करना है कि मैन को हमने मैन माना कि मैन ये आदमी की उम्र है, ठीक है, और उसके सन की उम्र को एस मान लिया, जिससे क्या हो, सिंपल आप इजी तरीके से इसको सॉल्व कर पाए। तो अ मैन इज 26 ईयर ओल्डर, उसने बोला है कि मैन जो है वो कितना है, 26 ईयर ओल्डर देन हिज सन।
अ मैन इज 26 ईयर ओल्डर देन हिज सन, मतलब उसके सन की जितनी एज है उससे 26 साल क्या है, ज़्यादा बड़ा है। तो इस टाइप से आपको इस आइडेंटिटी को लिखना है कि 26 प्लस उसका जो बेटा है उसकी उम्र। ठीक है, अब हम क्या करें, फिर उसने बोला कि इन 3 ईयर्स, 3 सालों में, ठीक है, मतलब m+3 आदमी की जो 3 साल बाद क्या बोल रहा है कि 3 सालों में हिज एज इज, जो आदमी की उम्र है, एज लगा हुआ है उसके बाद से हम आगे काटते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अ मैन इज, तो मैन इक्वल हमने लिखा, फिर एज के बाद क्या लिखना है, बाकी आइडेंटिटी 26 ईयर ओल्डर, तो 26 साल क्या है, बड़ा है अपने बेटे से, तो 26 साल प्लस उसका बेटा। दूसरी आइडेंटिटी में उसने कहा कि इन 3 ईयर्स, मतलब 3 सालों में, तो आदमी की एज कितनी हुई, 3 साल बाद कितनी है, हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस दुगनी हो गई अपने बेटे की उम्र से। तो बेटे की उम्र भी कितनी होगी, 3 साल बाद की हम देखेंगे। अगर आदमी 3 साल बढ़ रहा है तो बेटा भी 3 साल में 3 साल उसकी उम्र जितनी थी उससे 3 साल बढ़ जाएगी, तो ट्वाइस हो गया इसका। ठीक है, 3 साल बाद। बस अब हमारे पास दो आइडेंटिटी आ गई, हमें बताना किसकी है, प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, फादर की बतानी है। तो एस की जगह पर हम क्या रख दें, सन की जगह पर हम एम वाली डिजिट रख दें। तो यहाँ पर इसको हम m के टर्म में कैसे कर सकते हैं, s के टर्म, s इक्वल हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, m-26। इस 26 को हम क्या करें, लेफ्ट में ले जाएं तो -26 हो जाएगा, s इक्वल, और ये जो सेकंड आइडेंटिटी है इसमें हम पुट कर दें। तो यहाँ पर है m+3 इक्वल में क्या है 2, s की जगह पर हम क्या रख दें, m-26 और प्लस में 3 आ गया। ये हो गया m+3, क्योंकि हमें m की वैल्यू चाहिए तो हम m के टर्म में पहले रख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2 ब्रैकेट में है m-26, यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करें तो बचा 23, यहाँ पे आ जाएगा m+3 इक्वल, हम मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा 2m और यहाँ पे आ जाएगा -236, 2 2 जा 446। अब m एक साइड कर लीजिए और नंबर एक साइड, तो यहाँ पर +3 है और 46 माइनस में था, यहाँ पर राइट में लेफ्ट में लिया है तो प्लस में आ गया। यहाँ 2m था प्लस में, ये लेफ्ट में प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा है, 46 + 3 ऐड कर लो तो ये बचा है 49, और यहाँ पे क्या बचा है अब 2m - m, तो यहाँ बचा m इक्वल 49 ईयर्स। ठीक है, m इक्वल 49 ईयर्स आ गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा है, ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा 49 ईयर्स। 2m - m इक्वल 3 + 46, तो ये हमने करा तो ये हो गया 49 ईयर्स। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करेंगे, फाइंड द अमाउंट ऑन ₹32,000 व्हेन कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 1.5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10%। यहाँ पर हम बात करेंगे फाइंड द अमाउंट ऑन ₹32,000 पर क्या बताना है, व्हेन कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर हाफ एंड ईयर्स एट द रेट ऑफ 10%। कंपाउंडेड सेमी एनुअली यहाँ पर है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हमें यहाँ पर बताना है कि अमाउंट बताना है। CI के टर्म में हमें ए बताना है, तो ए इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल हमारा क्या होगा, P1 + R/100 की पावर क्या होती है, n होता है, और इनटू में हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर ये सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है, A = P1 + R/100 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये यूज़ करना है फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो टाइम है ये क्या दिया हुआ है, सेमी एनुअली दिया हुआ है, तो टाइम हमारा क्या है यहाँ पर, यहाँ पर क्या माने हम टाइम को, n, तो ये हमारा क्या है 1.5 है, तो इसको हम अगर करें तो ये कितना हुआ, बैलेंस करके 3/2 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा और प्लस में 1, तो 2 + 1 3 और बाई में 2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 ईयर को 3/2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जब इस टाइप से हमें डाटा दिया हुआ हो कि ये रेशियो में आ रहा हो और सेमी एनुअली उसने पूछा हो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि जो आर हमारी है वो कितनी है, 10% है। तो यहाँ पर नीचे जो डिजिट होती है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों जगह। तो यहाँ पर आर में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और एन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर आर में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं यहाँ इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो यहाँ अगर आप ना लिखना चाहें तो यहाँ नहीं ना लिखें, यहाँ आर इक्वल 10% दिया हुआ है,
ठीक है। और प्रिंसिपल हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है, P इक्वल हमें दिया हुआ है 32,000। उसने बोला है कि 32,000 रुपये की राशि रुपए पर राशि ज्ञात करें जबकि 10% की दर से एक सही 1/2 वर्ष तक अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है। तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपली n इक्वल 3/2 है यहाँ पर, और यहाँ पर r है। तो अगर ये जो है हमारा रेशियो में है टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जितना लिखा हुआ है उसका n में हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और उससे यहाँ पर r के साथ डिवाइड कर देते हैं, बस। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, p की वैल्यू हमारी कितनी है, 32,000 रुपये है। यहाँ पर है 1 + r हमारा कितना है 10, नीचे है 2 × 100, ठीक है। और यहाँ पे पावर में क्या है n इक्वल क्या है यहाँ पर 3/2 है, और इंटू में हम क्या लिखेंगे 2, जिससे ये 2 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम एक 0 से एक 0 काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब सिंपली क्या हो गया 32,000 और यहाँ पे क्या हो गया 1 + 1/20 की पावर 3 बचा है, ठीक है। अब इसी को हम इस पे क्या करेंगे 1 2 3 इंटू ये 20 + 1 हो गया 20 और 20 + 1 हो गया 21, तो 21/20 का यहाँ पर क्या आ गया, क्यूब आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पर लगा देते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर क्या है, ये 32,000 को हम यहाँ ले आए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 इंटू में 21/20 को आप 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो देखिए 21 का स्क्वायर तो मुझे पता है कि 441 होता है, इंटू में हमने 21 लिख लिया और डिवाइड में कितना है 2 का क्यूब होता है 8 × 1000, 8,000 हो सकता है ये, ठीक है। तो नीचे हमने ऐसे काट लिया, यहाँ पर ऊपर 8 से ये काट लीजिए, 8 4 जा 32, तो ये आ जाएगा इक्वल में 441 इंटू 21 इंटू 4 कर लीजिए, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, इतना आ गया। अब आप 84 का मल्टीप्लाई 441 में कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 37044, ठीक है। 4 1 जा क्योंकि 4 होता है, 4 1 जा 4, तो आप यूनिट डिजिट से देख लीजिए किसके यूनिट डिजिट में 4 है, वही आपका आंसर होगा। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तीनों में है। तो अब आपको क्या करना होगा, पूरा मल्टीप्लाई करना होगा 441 इंटू 84, तो आप देखेंगे 37044 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 3744 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अमाउंट इक्वल उसी जो है 1.5 साल बाद 32,000 रुपये का जो प्रिंसिपल था उस पर उसे ब्याज सहित 37,044 रुपये मिलेंगे, ठीक है। ये आपको इस तरीके से करना है कि n के साथ आप उसी को मल्टीप्लाई कर देना है जो रेशियो में आ रहा है, और जो आपका दर है उसमें आपको उसी नंबर से डिवाइड कर देना है। आगे बात करेंगे 8th नंबर की। 2 dice आर थ्रोन इन अ सिंगल थ्रो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9। उसने बोला है कि 2 पासे एक ही बार में फेंके जाते हैं, योगफल के रूप में 9 आने की प्रायिकता बताओ। तो देखो 2 पासे हैं तो 2 डाइस हैं, ठीक है। दोनों डाइस में क्या होता है 1 से 6 तक नंबर रहते हैं। तो जो कंडीशन बनती हैं उसमें या तो आपका देखिए इस टाइप से आता है 1 1 1 2, फिर आपका आता है 1 3, फिर आपका आता है 1 4, फिर इसी टाइप से आता है आपका 1 5, फिर आता है 1 6। अगर आपको नहीं पता है तो 36 पॉसिबिलिटी इसकी जो है वो आती हैं इसी टाइप से। फिर 2 1, फिर 2 2 यहाँ पर करेंगे, फिर इस टाइप से हम आगे करते जाएंगे 2 3 2 4, फिर 2 के साथ 5, ठीक है। फिर 2 के साथ यहाँ पर 6 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है 3 1, फिर 3 2 3 3, ठीक है, 3 4, फिर 3 5, फिर यहाँ पर आता है 3 6, फिर ऐसे ही यहाँ पर आता है 4 1, फिर आता है 4 2 4 3 4 4 4 5, ठीक है, और 5 4 6 यहाँ पर आता है, ठीक। तो ये जो है ये आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही आप 5 का लिखेंगे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, और यहाँ पे आ जाएगा 5 6। 2 डाइस हैं, ये 2 डाइस में हैं, तो एक जैसे आपने एक बार एक डाइस को करा तो सपोज 1 1 आ गया, दूसरी बार करा तो 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, फिर 1 4, इस टाइप से ये कंडीशंस आ सकती हैं। एक डाइस में दोनों डाइस में सेम भी आ सकते हैं कभी, तो वो प्रायिकता है। तो यहाँ पर आया फिर 6 1 6 2 6 3,
फिर इस टाइप से ये आपके आएंगे 6 तक। तो ये जो है ये टोटल 36 पॉसिबिलिटी हैं आपकी कि 2 डाइस को अगर आप थ्रो कर रहे हैं एक साथ, तो ये कंडीशंस इसमें आ सकती हैं। पहले 1 के साथ सारे नंबर आ सकते हैं, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ और फिर 6 के साथ। ठीक है, तो 1 से 6 नंबर तक ये आएंगे। तो टोटल जो पॉसिबिलिटी है या कंडीशन है तो वो आती हैं 36। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है क्या, गेटिंग सम ऑफ 9, इनका जो सम है वो 9 आए। तो 1 का सम तो 2 होता है, यहाँ पे सबका आप देखें 1 6 का होता है 7, तो यहाँ तो कोई नहीं आएंगे। यहाँ पर आप देखें तो 2 6 का 8 होता है, मतलब हाईएस्ट यहाँ पर 8 है, तो ये वाली रो में भी नहीं आएंगे, ये वाली रो में भी नहीं आएंगे, जिसका सम कितना हो 9। और टोटल नीचे हम क्या लिखते हैं, टोटल प्रायिकता। तो टोटल हमारी जो पॉसिबल कंडीशन है कितनी है, 36 है 2 डाइस को थ्रो करने में, और ऊपर कितना आना है कि उन जो 2 डाइस थ्रो हो रही है उनका सम क्या हो 9 हो। यहाँ पर है 3 6, ये देखिए 3 + 6 का सम क्या होता है 9 होता है, 6 3 9, इसलिए जो है मैंने ये वाली कंडीशन यहाँ पर लिखी है, 6 3 9 हो गया। ठीक है, तो ये एक हमारी आ जाएगी जिसका सम 9 है, और 5 4 9 ये एक आ जाएगी, और 4 5, यहाँ पर 4 5 है जिसका सम क्या आ रहा है 9, यहाँ पर 5 4 है जिसका सम क्या आ रहा है 9, और इस वाले में कौन सा आएगा 6 3 9। ठीक है, बस यही कंडीशन बनेगी, क्योंकि यहाँ तो फिर 5 5 10 हो गया, यहाँ 6 5 11 आ गया, यहाँ पे 6 3 9 है, फिर 6 4 10 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, ये 4 कंडीशन यहाँ पर हमारे पास आ रही हैं 9 आने की, इसका सम क्या हो 9 हो दोनों डाइस में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 बस। अब यहाँ काट दो आप, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो यहाँ क्या आ गया 1/9। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ गई यहाँ पर, प्रायिकता 1/9, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है कि 2 डाइस को जब भी आप थ्रो करोगे तो इसमें 36 कंडीशन टोटल आएंगी। तो आप यहाँ नीचे 36 लिख लीजिए, ऊपर जो भी पूछे, तो उसने पूछा है सम ऑफ 9, योगफल के रूप में क्या है 9 प्राप्त हो, तो इन 4 कंडीशन में बस योगफल के रूप में 9 प्राप्त हो रहा है, तो ऊपर हमने 4 लिख दिया। बात करेंगे 9 नंबर की, मैंगोज वर बॉट एट ₹72 पर डजन एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 80 रुपये पर 10, द गेन परसेंटेज विल बी। वो कह रहा है कि मैंगोज वर बॉट, उसने आम खरीदे कितने, 12 केले, 12 आम उसने जो है कितने रुपए में खरीदे, 72 रुपये में खरीदे हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, एक आम का कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मैंगो निकालें तो 72/12 आएगा, तो ये आ गया 6 रुपये हो गया एक आम का। और उसने क्या करा, सोल्ड करा, सोल्ड उसने कितने में करा, और पर 10, मतलब 10 आम उसने सेल करे, 10 आम उसने या मैंगो बेचे कितने, 80 रुपये में बेचे उसने। तो एक आम का सेलिंग प्राइस क्या आ गया 80/10, तो 0 0 काट दीजिए, रुपये 8, 8 रुपये में उसने बेचा है, 6 रुपये में एक आम खरीदा है और 8 रुपये में बेचा है। ठीक है, तो क्या निकालना है, गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज हमारे पास क्या होगा, गेन परसेंटेज इक्वल क्या होता है, तो ये होता है सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट परसेंटेज भी इसको हम बोल सकते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ठीक है, परसेंटेज में निकालना है, तो सेलिंग प्राइस है 8 माइनस कॉस्ट प्राइस है 6 डिवाइड बाय 6 इंटू 100%। ये आ जाएगा 2/6 इंटू में यहाँ पे आ जाएगा 100%, ये 2 3 जा 6 हो गया, तो ये जो बचेगा ये बचेगा 100/3%, और इसको परसेंटेज में आप चेंज कर लो तो 3 3 जा 9, कैरी 1, 3 3 जा 9, फिर कैरी 1 आ जाएगी तो 1/3। ठीक है, तो ये कितना आ गया 33 इंटू 1/3%। आप चाहे तो डिवाइड करके भी ऐसे देख सकते हैं 100 को 3 से। ठीक है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, कैरी 1 बचेगी, फिर 0 उतारेंगे, फिर 10, फिर 3 3 जा यहाँ पर 9, और रिमाइंडर बचा 1। तो आप क्या लिखेंगे, 33 जो आपका भागफल है। ठीक है, ये क्वाइटेंट है, और यहाँ पे क्या होगा, नीचे जो कैरी रिमाइंडर बनाती है, रिमाइंडर को यहाँ लिखते हैं, और जो हमारा डिविडेंड या भाजक है उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो ये हमारा आ गया, और परसेंटेज हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो 33 इंटू हाफ परसेंटेज ये हमारा आ गया। ठीक है, 12 आम 72 रुपये में है, तो एक आम कितने रुपए में खरीदा, 6 रुपये में। ऐसे ही 10 आम 80 रुपये में खरीदे, एक आम 8 रुपये में उसने खरीदा नहीं, बेचा। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस के लिए है। बस फिर हमने क्या करा, सेलिंग प्राइस आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई। ठीक है, खरीदी गई कीमत और बेची गई कीमत, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो बस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणन 100, इस टाइप से आप इसको निकाल लेंगे। आगे बात करें तो
दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट द एंगल विल बी। एक कोण का पूरक उसके समपूरक का 1/4 होता है, तो कोण होगा, सपोज हमने माना कि कोण क्या होगा, लेट कोण या एंगल क्या होगा, एंगल भी एक्स, सॉरी थीटा मान लो, आप एक्स मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम थीटा मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एंगल भी थीटा। अब हम यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर हम क्या करें, अब आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल आपको पता है क्या होता है, 90 डिग्री से कम, तो 90 माइनस थीटा हो गया कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ एन एंगल इज, किसी भी एंगल का, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हुआ, 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमने माना कि कोई एंगल है थीटा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, तो 90 से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इज 1/4 मतलब 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ इट्स सप्लीमेंट, तो इसी थीटा एंगल का अगर सप्लीमेंट्री एंगल निकालो तो वो होता है 180 माइनस थीटा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट एंगल मतलब पूरक एंगल, अगर किसी एंगल का पूछा है, थीटा एंगल का पूछा है पूरक उसने, तो होता है 90 माइनस थीटा, और समपूरक पूछा है उसने तो होता है 180 माइनस थीटा। तो उसने बोला कि पूरक एंगल जो है वो 1/4 है या 1/4 है किसका, समपूरक एंगल का, तो ये हमारी कंडीशन बन गई। अब यहाँ पे लिखिए 90 माइनस थीटा, ये 4 जो है ये हम इस साइड ले आते हैं राइट लेफ्ट में, और यहाँ पे लिख देते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पे हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 9 या 36 डिग्री आ गया, -4 इंटू थीटा 4 थीटा, इक्वल में क्या आ गया हमारे पास 180 डिग्री माइनस थीटा। अब हम क्या करें, थीटा थीटा को एक साइड कर लें, तो यहाँ 360 डिग्री है, ये राइट में है 180, तो लेफ्ट में आया तो माइनस में 180 हो गया, और ये माइनस थीटा यहाँ राइट में पहले से है, और प्लस में ये चला जाएगा, प्लस में 4 थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 थीटा, और यहाँ पे 180, 360 में से सब्ट्रैक्ट करिए तो 180 आएगा, तो यहाँ पर जो है थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 180 डिग्री डिवाइड बाई ये जो 3 है ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 3 से आप काट लीजिए, 3 6 18 और 0, तो थीटा इक्वल आया है 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। इस टाइप से इसको हमें करना था, ठीक है। ये कंडीशन बनानी आनी चाहिए, अगर आप ये कंडीशन नहीं बना पाते हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है। आगे बात करेंगे यहाँ पर कि क्यूब रूट ऑफ 0.512 का क्यूब रूट उसने पूछा है, ये क्यूब रूट, पहले भी ये सवाल हम जो बता चुके हैं आपको, अगर प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हैं। ये जो सीरीज़ है ये आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें मैथ आपका एक सब्जेक्ट है, आपका अर्थमेटिक से जो पोर्शन आता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूब रूट या घनमूल, घनमूल क्या कहते हैं, रूट चढ़ाकर यहाँ पर 3 लिख दें तो ये होता है घनमूल, कि उसका 1/3 निकालो, तो यहाँ पर जो है हमने इसका डेसिमल हटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगी, क्योंकि 3 डिजिट हैं, और ये भी क्या है हमारा रूट में ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, रूट में रहेगा। मैं इसको पहले से ही ऐसे कर देती हूँ 0.512 इक्वल में ऐसे। अब हम क्या करें, 512 के फैक्टर निकाल लें, आप 3 का पेयर में मैच कर लें, और नहीं है तो फिर आप आपको पता है अगर, तो वो मेथड जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। पहले 2 देख लीजिए, तो 2 किसके जो है यूनिट डिजिट में आता है, तो इस आप फैक्टर भी निकाल सकते हैं, मैं फैक्टर से बता देती हूँ। 2 2 जा 4 कैरी 1, 2 5 जा 10, और फिर यहाँ पर बचा है 2 6 जा 12, फिर 2 से कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से कर लीजिए तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर आप 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करिए तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से करिए तो 2 8 जा 16 0, अरे सॉरी 2 8 जा 16, फिर करिए तो 2 4 जा 10, और फिर आप करेंगे 2 2 जा 4, और फिर आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 जा 2, मतलब 2 2 2 2 2 2 आ रहा है, लेकिन कितने टाइम्स आ रहा है, तो 3 के पेयर बनाने होते, तो एक 3 का ये पेयर बन गया, दूसरे 3 का ये पेयर बन गया, और तीसरे 3 का ये पेयर बन गया, तो मतलब बाहर क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये हमारा रूट से बाहर निकल आएगा क्यूब रूट से, और नीचे क्या है 3 जीरो है, तो नीचे क्या आएगा 1 जीरो बाहर निकल आएगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 को 10 इंटू 10 इंटू 10, तो इन 10 का एक पेयर बना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000, और इसका क्यूब अगर निकालें तो क्या आएगा 1 10 इसमें से बाहर आ जाएगा, तो वही हमने यहाँ पर किया है। तो बस सिंपली अब इसको काट लो, 2 5 जा इसमें क्या है रेशियो में नहीं लिखा है, डेसिमल में लिखा है, तो फिर हमें इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको मत काटिए बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि इसे हमें आसान बनाना है और कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो यहाँ पे आया 10, ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 जा 4, 2 जा 8 आया है, नीचे आया है 10,
बस अब क्या करें, डेसिमल है तो एक डिजिट नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक डिजिट बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। तो राइट साइड से लेफ्ट में हम जाएंगे, तो हमने क्या करा, 8 के बाद एक डिजिट है 8, तो 8 के बाद हमने क्या करा, डेसिमल लगा दिया, तो 0.8 हमारा क्या होगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। इस टाइप से आपको ये करना था। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर कि दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 220 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 6.5 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज। उसने कहा है कि एक बेलन का कुल पृष्ठ 220 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 6.5 सेंटीमीटर इसका आयतन है। तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको निकालना है। तो ये क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की हम बात करें तो ये होता है 2πr r प्लस एच। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर हमें कितना है ये नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया दिया, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 220, और यहाँ पे आ जाएगा आर हमें बताना है, और यहाँ पे है आर प्लस एच की वैल्यू 6.5। अब ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर 220 इंटू में हम ले आए 7, ये नीचे था राइट में है तो ऊपर पहुँच गया, और ऊपर था 2 इंटू 22, और इसके साथ में क्या है आर, तो आर का मल्टीप्लाई आर प्लस 6.5 यहाँ पर बचा है राइट में। अब यहाँ से काट लो, 22 से आपने ये काटा, 22 बन जाए 22 एकम 22, और यहाँ 0 का 0, फिर 2 से आप काट लो, यहाँ पर 2 5 जा 10, फिर 7 5 जा यहाँ आया 35, इक्वल में क्या आया यहाँ पर आर का आर में मल्टीप्लाई करो तो आर स्क्वायर, और आर का 6.5 में आप करोगे तो 6.5 ऑफ आर बचा। अब ये हमारी क्या हो गई, एक इक्वेशन बन गई, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 6.5 ऑफ आर, और ये 35 आप राइट में ले जाओ तो माइनस का 35 हो जाएगा, और इक्वल में कुछ नहीं है यहाँ पर, ये 35 यहाँ चला गया तो यहाँ बचेगा 0, तो हमने 0 लिख दिया। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ये इक्वेशन सॉल्व करने की दो मेथड हैं, एक तो श्रीधराचार्य मेथड है और एक डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड है। तो हम क्या करें, इसके फैक्टर निकाल लें। तो इसके जो फैक्टर आप निकालेंगे वो आप कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करें, यहाँ पर 35 है और यहाँ पर 6.5 है, तो आप क्या करें, 10 में से आप यहाँ पर 3.5 सब्ट्रैक्ट करके देखें तो यहाँ पर जो है 6.5 बच जाएगा। तो 10 में से 5 करा 5 पॉइंट, यहाँ पे बचा है 9, 9 में से 3 गया 6, 6.5 आ गया। तो 10 और 3.5 इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 35 है तो यहाँ 3.5 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, 10 मल्टीप्लाई 3.5, तो ये क्या आ जाएगा 35। मतलब हमें बीच वाला जो 35, आपको फैक्टर निकालने तो आते ही होंगे, जो 35 लास्ट में है उसका यहाँ की जो नंबर यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 1 में मल्टीप्लाई किया 35। तो ऐसा फैक्टर हमें चाहिए जिसका मल्टीप्लाई क्या हो, दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिसका मल्टीप्लाई क्या हो कि जो लास्ट में डिजिट है और ये फर्स्ट डिजिट, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 35 इंटू 1 35 आए, और बीच में जो डिजिट आ रही है आर के साथ, ठीक है, सिंगल वेरिएबल के साथ, उसका क्या हो प्लस माइनस करके वो डिजिट आए, तो 6.5 चाहिए। तो इसमें हमने क्या करा, माइनस करा 10 में से 3.5 को, तो 6.5 आ गया। तो ये दोनों हमारे जो है इसके फैक्टर हो जाएंगे, ये निकालना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम आर स्क्वायर, प्लस में हम लिखेंगे 10 ऑफ आर, माइनस में 3.5 ऑफ आर, और प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस था तो माइनस में 35, इक्वल में 0। अब क्या करें, हम आर कॉमन ले लें, तो यहाँ पर बचा है आर प्लस 10, और यहाँ पे बचा है माइनस में 3.5, और यहाँ पे लिखेंगे हम r प्लस 10 इक्वल में 0। जो नंबर हमने कॉमन यहाँ निकाला था पहले वही यहाँ कॉमन आना चाहिए। तो देख लीजिए, r का r में r स्क्वायर, r का 10 में 10r, माइनस 3.5 का r में 3.5r, और माइनस और ये यहाँ पर माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करा तो माइनस 3.5 इंटू 10 हो गया 35। ठीक है, तो ये हमने करा। अभी हम यहाँ पर कर देते हैं आगे, ठीक है, फिर मैं इरेज कर दूंगी। तो अब क्या करना है, r प्लस 10 हमने बाहर निकाला, r प्लस 10 फैक्टर बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, अंदर यहाँ पर बचा है r और माइनस में 3.5, ये r प्लस 10 बाहर निकाल लीजिए, तो r माइनस 3.5 हमारे पास यहाँ पर अंदर बचा है, और इक्वल में 0। अब हम निकाल लें तो r के दो फैक्टर हैं, तो एक बार r प्लस 10 इक्वल हम 0 लेंगे, और एक बार r माइनस 3.5 इक्वल हम 0 लेंगे। तो r इक्वल आ गया माइनस 10, यहाँ पर ये प्लस 10 है, राइट में जाएगा तो माइनस का, ये r इक्वल माइनस में 3.5 है, राइट में जाएगा तो प्लस में 3.5 बनेगा। तो जो निगेटिव वाली डिजिट है उसको हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं।
तो हमारे पास आर की जो एक वैल्यू बची वो है 3.5। ठीक है, तो ये हमारे पास आर की क्या वैल्यू आ गई, 3.5 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इट्स वॉल्यूम, हमें उसका आयतन बताना है, किसका, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का आयतन कैसे निकालेंगे, तो वो देख लीजिए, यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होगा, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या आ गई 3.5, और स्क्वायर में लिखना है तो एक बार और लिख लीजिए, इंटू में एच की वैल्यू थी 6.5। ठीक है, ये सब को आप अभी हटा दो, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, ये सब हमने हटा दिए, सबके डेसिमल। 7 से काटा, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से काटा, यहाँ पर आ गया 11। फिर और भी कट रहे हैं, ये कट रहा है 5 से, 5 दूनी 10, और 5 7 जा 35। फिर हम क्या करें, अभी और कट रहे हैं क्या नीचे, 2 से तो अब कोई नहीं कटेगा, तो अब आप इसको भी काट लीजिए, अगर काटना हो, नहीं तो आप 10 में रहने दीजिए, काट सकते हैं। तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और यहाँ कैरी 1, 5 3 जा 15। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर क्या बचा है, 11 इंटू 7 इंटू 13 बचा है, और नीचे हमारे पास क्या बचा है, नीचे हमारे पास बचा है 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। बस अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर ऊपर का और नीचे नीचे का। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 जाके 77, और 13 इंटू 77 आप कर लीजिए। ठीक है, और फिर क्या करना है, 4 से डिवाइड कर लेना है, तो आपका जो रिजल्टेंट है 8853, ये आपका अप्रोक्स यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। एक सेकेंड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप यहाँ पर कर लीजिए, 7 3 जा 21, और 7 1 जा 7, और 2 कितना हो गया 9, तो यहाँ पर आ गया 1 9 1 10 0, कैरी 1 9 1 10, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 0 0 1 डिवाइड बाई 4, 4 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 जा 8, बचेगा 2 4 5 जा 20, और यहाँ पर है 1 1 में जाएगा नहीं तो 0, फिर जैसे हम लगा कि एक 0 बढ़ा है, तो 4 2 जा 8, 2 कैरी बचेगा, तो उसमें 0 नोट मतलब पुट करा, तो 4 5 जा 25, तो ये आया 250.25। और ये क्या था, वॉल्यूम, तो मीटर में था कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में था सारा, तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट आएगा वॉल्यूम का 250.25 सेंटीमीटर क्यूब। देख लीजिए यहाँ पर ये है 250.25 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है इसमें, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है 2 पाई आर, आर प्लस एच होता है, बस हमने 220 यहाँ पर दिया हुआ है गिवन, तो ये फॉर्मूले में रखा, और आर गिवन नहीं था तो ये रखा, फिर आर को यहाँ पर इक्वेशन बन गई, फिर इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करा। ठीक है, अब इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली है यहाँ पर, तो आर की 2 वैल्यू आई हैं, एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस वाले को निगलेक्ट कर देते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता है, हमने प्लस वाला यहाँ पर रखा। फिर क्या करा, आर की वैल्यू आ गई, फिर वॉल्यूम निकालना था, तो आर भी आ गया हमारे पास, एच भी आ गया, तो बस पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, उसमें हमने पुट किया, काटा पीटी करी, ये आया, और 1001 को 4 से डिवाइड करना है, तो आप करके देख लेना, ऐसे डिवाइड भी आप, या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हैं, आपको आता हो तो हमने देखा तो 250.25 सेंटीमीटर क्यूब आया, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, यहाँ पर सॉरी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर था। अब हम यहाँ पर आगे जो है बात करेंगे यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन की। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला भी इतना था मैटर, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर है इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें इस सवाल को भी यहाँ पर नोट करना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा ये वाला हमारा न्यूमेरिकल है। ये हमारा जो सवाल है 13 नंबर, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट टू the difference of the largest possible 4 digit number, no digit repeated, कोई रिपीट नहीं करना है, and the smallest possible 4 digit number, इसमें भी कोई रिपीट नहीं करना है, बिल भी। उसने कहा है कि सबसे बड़ी संभावित 4 अंकों की संख्या कोई भी दोहराया ना जाए जिसमें नंबर, और सबसे छोटी संभावित 4 अंकों की संख्या कोई अंक जिसमें दोहराया ना जाए का ये अंतर होगा। तो अंतर क्या होगा उनका, यानी डिफरेंस हमें निकालना है।
तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, 4 डिजिट की एक नंबर बनाना है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा हमारा 4 डिजिट नंबर होता है 4 टाइम्स 9, लेकिन इसमें तो 9 रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करें, एक बार 9 ले लें, फिर उससे कम वाला ले लें 8, फिर 7, फिर 6। तो इसमें देखिए कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये वाला तो हम ले नहीं सकते, तो उससे कम वाला लेंगे। तो 9 से कम 8, 7, 6, क्योंकि यहाँ पर 9876 जो है ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं है। फिर माइनस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ भी कर सकते हैं। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आप देखिए तो ये होती है 1000, लेकिन इसमें सभी डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करें, तो 1 तो हम लिखेंगे ही, फिर उससे बड़ी लिखें, तो 0 को यहाँ यहाँ ले लें, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट क्योंकि नंबर हमें लिखना है, और यहाँ पर हम क्या ले लें, फिर रिपीट ना हो जो डिजिट, तो यहाँ पर हम 2 ले लें, फिर यहाँ पर 3 ले लें, तो 1023 हमारा यहाँ पर नंबर हो जाए। क्यों, क्योंकि इससे फिर सारी जो नंबर आप बनाएंगे 4 डिजिट नंबर वो इससे बड़ी होगा। देखो 1 का 1 1000 से हमने मतलब 4 डिजिट नंबर लेनी है, सबसे छोटी लेनी है, यहाँ पर छोटी संभावित 4 अंकों की संख्या। तो अगर हम यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम 2 लिख देते तो वो 1200 कुछ हो जाता है, और ये 1023 है, तो ये कम है 1200 से। तो यहाँ पर फिर हम 2 लेंगे, क्योंकि अब कोई डिजिट बची नहीं है, 1 और 0 हमने ले लिया, तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 3, क्योंकि अगर हम यहाँ 3 ले लेते, यहाँ 2, तो यहाँ आ जाता 32, तो वो ज़्यादा हो जाती। तो ये सबसे छोटी हो गई 4 अंकों की नॉन रिपीटिंग डिजिट में, तो 1023 को हम इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो 3 आ जाएगा, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा, 8 का यहाँ पर 8, 9 में से बन जाएगा 88853 यहाँ पर आंसर आएगा। आप ऑप्शन मैच कर लीजिए, 8853 ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको करेंगे। तो ये हो गई हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नॉन रिपीटिंग डिजिट में, ये हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या नॉन रिपीटिंग में। उनका डिफरेंस मतलब अंतर बताना था, तो हमने इसको क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये 8853 हमारे पास बचा।